इसके बाद देखिए दोस्तों, दो देशों के बीच तुलना का जो माध्यम है उसके लिए हम किन किन मापदंडों का उपयोग करते हैं। तो सामान्यतः दो देशों के बीच तुलना करने के लिए हम विश्व बैंक के मापदंड का उपयोग करते हैं। ये जो विश्व बैंक है यह सामान्यतः जो मापदंड का उपयोग करता है वह करता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह मापदंड का उपयोग करता है। अब जब यह प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है तो स्वाभाविक बात है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हो गया कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगी वह देश ही सबसे ज्यादा विकसित माना जाएगा या वही देश सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाएगा। अब इस प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए जो हम विश्व बैंक का मापदंड काम में लेते हैं, इसे हम किस में मापते हैं प्रति व्यक्ति आय को? अमेरिकन डॉलर में। अमेरिकन डॉलर यानी कि अमेरिकन डॉलर में इसे मापा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो दूसरा मापदंड है वह है यूएनडीपी का मापदंड। कौन सा मापदंड है दोस्तों? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मापदंड। जो दोस्तों यूएनडीपी का मापदंड है वह विश्व बैंक के मापदंड से बिल्कुल अलग है। अब विश्व बैंक का मापदंड और यूएनडीपी का जो मापदंड है वह अलग इसलिए है क्योंकि सामान्यतः जो विश्व बैंक है वह तो दो देशों के बीच में जो तुलना करता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, लेकिन सामान्यतः जो यूएनडीपी है जिसकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो यूएनडीपी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष क्या होता है कि सामान्यतः एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे हम बोलते हैं एचडीआर। क्या प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? एचडीआर। एचडीआर का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात मानव विकास रिपोर्ट। इस मानव विकास रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों कि सामान्यतः जो यूएनडीपी है वह विभिन्न देशों की रैंकिंग तय करती है। इन रैंकिंग के अनुसार यह बताया जाता है कि जिस देश को सबसे पहली पोजीशन मिली हुई है वह देश सबसे समृद्ध देश कहलाएगा और जो देश की रैंकिंग सबसे नीची होगी वह सबसे निम्न आय वाला देश कहलाएगा या अल्प विकसित देश कहलाएगा। अब इस अल्प विकसित देश के लिए जो ये मापदंड रखे गए हैं यूएनडीपी का जो मापदंड है, इस मापदंड में यह सामान्यतः तीन पहलुओं का उपयोग करता है। कितने पहलुओं का उपयोग करता है दोस्तों? तीन। सामान्यतः यह यूएनडीपी जो है इसमें जो यूएनडीपी है वह यूएनडीपी पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। यानी कि कहने का मतलब जो यूएनडीपी है वह तीन मापदंडों का उपयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब ये हो गया कि सामान्यतः कि इसके लिए यह कहता है कि सिर्फ बेहतर आय ही जरूरी नहीं है, यानी कि किसी देश के विकसित होने के लिए सिर्फ बेहतर आय ही जरूरी नहीं है बल्कि वहां पर शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर भी उच्च होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सामान्यतः यानी कि जो हमारे 2017, 18, 19 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय या शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि इन मापदंडों के आधार पर नॉर्वे देश को प्रथम स्थान पर रखा गया है। सामान्यतः इसलिए रखा गया क्योंकि सामान्यतः सिर्फ वहां की आय ही बेहतर नहीं है बल्कि वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हैं। अब इसमें दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये मापदंड बनता कैसे? इस मापदंड के लिए सामान्यतः 0 से 1 यानी कि जो यूएनडीपी है
उसका जो मापदंड है, उस मापदंड में जो अंक निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है, 0 से 1। इस 0 से 1 का मतलब ये है कि जिस देश का क्रमांक, जिस देश का जो HDI यानी मानव विकास क्रमांक है, वह सूचकांक जितना 0 के निकट होगा वह उतना ही अल्प विकसित होगा, और जितना वह 1 के नजदीक होता जाएगा वह उतना ही उच्च यानी कि उच्च विकसित देश माना जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों सामान्यतः एक आय के मापदंड यानी विश्व बैंक के मापदंड के अकॉर्डिंग ही एक सारणी है, ये भी आप लिख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार। ये आंकड़े जो हैं हमारे पास 2019 के हैं। इन 2019 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम सामान्यतः अल्प विकसित देश, विकसित देश यानी कि अल्प विकसित देश आदि को देखेंगे। अब देखिए, एक तो है उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाला देश, एक होते हैं मध्यम आय, और एक होता है निम्न आय वाले देश। अब इसमें जो उच्च आय वाले देश हैं वो क्या है दोस्तों, 49,300 अमेरिकन डॉलर से अधिक, और निम्न आय में कितना है, 2500 अमेरिकन डॉलर या उससे कम, यानी कि 2500 से कम, 2500 से कम यानी कि 2500 अमेरिकन डॉलर से कम यदि सामान्यतः कहीं पर प्रति व्यक्ति आय है, तो स्वाभाविक बात है कि वह देश कैसा कहलाएगा, निम्न आय वाला देश कहलाएगा। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकन डॉलर से अधिक है वह कैसा कहलाएगा, उच्च। और 2500 से लेकर 49,300 अमेरिकन डॉलर के बीच में जो है वो किस में आएंगे, मध्यम में। इसी प्रकार से दोस्तों हम भारत के बारे में भी देख लेते हैं कि जो भारत है उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 6700 अमेरिकन डॉलर। कितनी है, 6700 अमेरिकन डॉलर। और 6700 अमेरिकन डॉलर के अकॉर्डिंग यह कौन सी श्रेणी में आएगा, मध्यम आय वाले देश में, मध्यम आय वाले देश में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि हमने अब विभिन्न जो देशों के बीच जो तुलना करने का माध्यम है वो हमने दो तरीके अपनाए। एक तरीका तो हमने क्या अपनाया, एक तो हमने अपनाया विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि विश्व बैंक दो देशों के बीच तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक उपयुक्त माप नहीं है। प्रति व्यक्ति आय एक उपयुक्त माप इसलिए नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से हम यह अनुमान नहीं लगा जा सकते कि सामान्यतः औसत व्यक्ति कितना कमाता है। औसत व्यक्ति कितना कमाता है इसका मतलब आप एक अंदाजे से लगाओ कि एक घर में 4 मेंबर है, A B C D, ये 4 मेंबर है। इन 4 मेंबरों में से A की जो आय है वो 0 है, B की आय भी 0 है, C की आय भी 0 है, लेकिन D की आय बच्चों 10,000 है। अब सामान्यतः यदि हम प्रति व्यक्ति आय निकालें इसका, तो प्रति व्यक्ति आय कितना आएगा, 10,000/4, क्योंकि सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र, यानी कि कुल आय बटे जनसंख्या, ये हमारा सूत्र हो गया। अब कुल आय बटे जो जनसंख्या का जो सूत्र है, इस सूत्र में कुल आय हमारी कितनी है, 10,000, और 10,000 में घर में मेंबर्स कितने हैं, 4। इसे हम देश के आधार पर भी देख सकते हैं। तो 10,000/4 तो हमारी प्रति व्यक्ति कितनी आई, 2500 अमेरिकन डॉलर। सॉरी, अमेरिकन डॉलर क्या, हम डॉलर को बाद में देखेंगे। 2500 रुपये आया। अब सामान्यतः जो 2500 रुपये प्रति व्यक्ति आई है, तो इस 2500 रुपये से हमें यह अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि सामान्यतः इसमें, अब देखिए एक चीज समझिए कि जो डी है इसके कारण इस देश की प्रति व्यक्ति आय 2500 है, लेकिन सामान्यतः यदि हम डी को हटा लें
या सामान्यतः हम इस 2500 से ही देखकर देखें कि इस घर की 2500 प्रति व्यक्ति आए, तो हम यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ए की 2500 है या बी की 2500 है या सी की है या डी की है, हमें इससे अंदाजा नहीं लगेगा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो ये होगा कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयुक्त माप इसलिए नहीं है क्योंकि इसके द्वारा हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है। इस कारण से हम सामान्यतः यूएनडीपी के मापदंड का उपयोग करते हैं, और यूएनडीपी का मापदंड सिर्फ ना केवल प्रति व्यक्ति आय बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य मापदंडों का भी उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए, आपके समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करना और शेयर करना, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाए जाएं बेहतर, जो कि हमें अच्छे से अच्छे अंक दिला सकें। अब देखिए दोस्तों, बीएमआई सबसे मोस्टली है। बीएमआई में क्या है? बीएमआई का मतलब क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स में हम क्या करते हैं, इसका जो हिंदी में होगा वो होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होता है दोस्तों कि सामान्यतः शरीर द्रव्यमान सूचकांक में हमको दो चीजें लेनी होती है। एक तो लेनी होती है लंबाई, व एक लेना होता है हमें भार। एक तो हमें लेनी होती है लंबाई, एक हमें लेना होता है भार। लंबाई और भार का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। सामान्यतः जो भी लंबाई होती है, लंबाई का वर्ग जो भी हमारी लंबाई है उसे हमें किस में लेना होगा? या तो आप इसे मीटर में ले लो या आप इसे सेंटीमीटर में ले लो। तो लंबाई का वर्ग का भार में भाग देकर शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात किया जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, जो हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करेंगे, बीएमआई ज्ञात करेंगे, तो बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने के लिए सामान्यतः हमें क्या करना पड़ेगा? लंबाई का वर्ग निकालकर, जो भी उम्र का कोई व्यक्ति है या बच्चा है उसका वर्ग निकालकर उसके भार में यानी कि उसका भाग दे दिया जाएगा। इससे क्या ज्ञात होगा? हमें बीएमआई ज्ञात हो जाता है। अब बीएमआई ज्ञात करने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक विकास की धारणीयता। इसी में हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा क्या? तो बीएमआई समझ आ गया आपके? बीएमआई क्या कहता है? बीएमआई की फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लंबाई होती है उस लंबाई को उसका वर्ग कर देते हैं। लंबाई का वर्ग, जैसे मान के चलो मेरी लंबाई 1.5 है तो 1.5 का वर्ग उसका मेरे वेट में भाग दे दिया जाएगा, और इसके आधार पर हम यह अंदाजा लगाएंगे कि वह व्यक्ति अति भारित है या अल्प पोषित है या सामान्य है। देखिए दोस्तों, इससे आगे का देखिए, इसके बाद आता है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता, ये विकास की धारणीयता क्या कहता है दोस्तों? सामान्यतः किसी भी देश में विकास करने के लिए हमारा जो संसाधन है उसकी धारणीयता आवश्यक है, या हमारे पास पर्याप्त संसाधन होना
आवश्यक है। इस पाठ के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है कि जो संसाधनों का उपयोग हम आज कर रहे हैं, ये संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिए, बल्कि ये हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हैं। कहने का मतलब जिन संसाधनों का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे हमारे पास किसी भी प्रकार से मुद्रा है, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मोटरसाइकिल है, या हमारे पास सोना है, चांदी है, लोहा है, जो कुछ भी हमारे पास है, यह सारे की सारे संसाधन हमें हमारे पूर्वजों ने नहीं दिए, बल्कि हमें आने वाली पीढ़ियों ने दिए हैं। इस बात को ध्यान से समझना। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो सब कुछ आप पूर्वजों ने दिया है, तो हम कैसे माने कि हमें आने वाली पीढ़ियों ने उधार दिया है? तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम का आज काम में ले रहे हैं, ये सब हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से क्या लिया है दोस्तों? उधार। इसे आप एक अंदाजे से देखो कि सामान्यतः एक विज्ञापन में क्या होता है कि बाप और बेटे दोनों की दोनों कार में सफर कर रहे थे, और कार में सफर करते करते एक जगह पर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, उस सिग्नल पर वो गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकने के बाद पिताजी ने उस गाड़ी को स्टार्ट ही रखा, कार को स्टार्ट ही रखा, और दोनों बाप बेटे बैठे थे। लेकिन बगल में से जब एक साइकिल पर एक बच्चा गुजरा, तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैं तो अब भविष्य में साइकिल ही चलाऊंगा। पिताजी ने कहा, बेटा अपने पास पैसा है, आप तो गाड़ी चला सकते हैं, अपने पास तो कार भी है, टू व्हीलर भी है, आप कुछ भी चला सकते हैं। उसने कहा कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर ही गाड़ी को ऑन कर रखेंगे, तो भविष्य में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। जब पेट्रोल नहीं बचेगा तो मुझे तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी। इसको देखते हुए पिताजी को बात समझ आई और उन्होंने गाड़ी को बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो माता पिता होते हैं, वह अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। सामान्यतः उत्तराधिकार में उन्हें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और इस कारण से स्वाभाविक बात है कि यदि अब कोई भी माँ बाप उनके लिए संपत्ति दे के जा सकता है, या उसके लिए जमीन दे के जा सकता है, कुछ भी XYZ दे के जाता है, लेकिन यदि वह नहीं देकर जाएगा तो इससे वह बच्चे उससे सवाल कर सकते हैं कि पिताजी, क्या आपने मेरे लिए इन संसाधनों को बचाकर नहीं रखा?